तेजस्वी और निशांत अगर दोनों ने एक साथ मिल के हाथ जोड़ी बना ली ना, है ना जी। तो युवाओं का राज कम से कम 15 साल चलेगा बिहार में। बीजेपी उस तरह का खेल करना चाह रही है जिस तरह का खेल उसने महाराष्ट्र में किया। लालू प्रसाद यादव के साथ एक बड़ी परेशानी ये रही है कि लालू परिवार ने आरजेडी का टिकट बेचा है। छने छने बदले मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ कि पशुपति पारस को अगर अपने साथ मिला लेते हैं तेजस्वी यादव, ठीक है, तो तेजस्वी के वोट बैंक में 5% वोट की बढ़ोतरी हो सकती है। निशांत कुमार के पास क्या योग्यता है? जो योग्यता राहुल गांधी के पास है, जो योग्यता तेजस्वी यादव के पास है, जो योग्यता चिराग पासवान, अजीत पवार के पास है, वही ना योग्यता निशांत कुमार के पास भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम है आदर्श। बिहार की राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं बन रही है सत्ता पाने के लिए। सभी लोग यह चाह रहे हैं कि कैसे करके हम सत्ता पालें। बिहार की राजनीति में सत्ता पाने के लिए क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिटर्निंग चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, बिहार की राजनीति अभी समझ पाना बड़ा ही पेचीदा हो गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो 30 से 35 सीट तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन आरजेडी के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो 60 से 70 सीट पा सकते हैं। तो क्या अभी भी मुमकिन है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जा सकते हैं? देखिए आदर्श, बड़ा ही माकूल सवाल आपने किया। हंसी मुझे इसलिए आ रही है जी कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक गाना ट्रेंड हो रहा था जी। छने छने बदले मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ जी। बेसिकली ये जो गाना है जी। इस गाने को नीतीश जी को केंद्रित करके ये गाना गाया गया है। लेकिन सच पूछिए, सच्चाई देखिए तो सत्ता के लिए किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लालू जी की पार्टी राजद के साथ न मिल जाए। मतलब यह भी मुमकिन है, संभावनाएं हैं। राजनीति आपने सवाल किया कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है जी। पहली संभावना एनडीए जी, मतलब जो अभी है। दूसरी संभावना नीतीश जी इधर से पाला बदलें, आरजेडी के महागठबंधन के साथ चले जाएं जी। तीसरी संभावना लालू जी का बीजेपी के साथ पैकअप हो जाए जी। और बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन में नहा के लालू जी, तेजस्वी जो हैं, ये सब भी शुद्ध होकर फिर से एक बार बीजेपी के साथ चले जाएं जी। चौथी संभावना, जितने भी एनडीए में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी एक साथ रहे और बाकी हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा एलजेपी, इधर से मुकेश सहनी और ये राजद तेजस्वी, ये सारे मिल के गठबंधन बना लें, है ना जी। उसके बाद आप आइए, हो सकता है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान अपना गठबंधन बना लें, या ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ अपना गठबंधन बना लें। तो कई तरह के समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज वर्तमान परिवेश में जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे अच्छा समीकरण बिहार की सत्ता के लिए अगर किसी का बनता है तो तेजस्वी के साथ ही बनता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार, तेजस्वी, नीतीश, पशुपति पारस जी। तो पशुपति पारस के आने से क्या होगा कि कुछ जो वोट हैं दलित वोट का मेजर पार्ट भले चिराग पासवान के पास है, लेकिन इतने लंबे समय तक राजनीति का धुर बने रहने के बाद पशुपति पारस का भी कुछ न कुछ बैकअप है जी। तो अगर मान लीजिए कि पशुपति पारस अगर 30 से 40% ही दलित वोट काट लेते हैं तो वैसी स्थिति में तो आरजेडी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी ना। तो आरजेडी, नीतीश, पशुपति पारस, कांग्रेस अगर मिल के चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है 200 सीट पे इन लोगों का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये चिराग पासवान, हम उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, जो एनडीए गठबंधन अभी है, ये चुनाव लड़ेंगे तो हमको लगता है 140 से 145 सीट बमुश्किल इन लोगों को आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा।
अगर अभी तत्काल में जो महागठबंधन है, अगर अभी वैसा ही महागठबंधन बना रहे तो तेजस्वी यादव कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, तो जनता के मिजाज के ऊपर है कि सारा समीकरण चुनाव के 72 घंटे पहले सेट होता है। लेकिन एक चीज़ आप मान लीजिए कि पशुपति पारस को अगर अपने साथ मिला लेते हैं तेजस्वी यादव, ठीक है, तो तेजस्वी के वोट बैंक में 5% वोट की बढ़ोतरी हो सकती है। पशुपति पारस का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, पशुपति पारस का मिजाज क्या है, वो एक पारिवारिक लड़ाई है जी, ठीक है, वो परिवार से निकली हुई लड़ाई है। जब पशुपति पारस के हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने रामविलास पासवान के पुत्र को ही अलग कर दिया। बाद में जब चिराग ने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ के हासिल किया तो फिर से लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसको चिराग ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। आज की तारीख में पशुपतिनाथ पारस उसी तरीके से हाशिए पे हैं जिस तरीके से पिछले चुनाव के समय में चिराग पासवान हाशिए पे थे जी, है ना। तो ये राजनीति का उठापटक है और ये उनका पारिवारिक विवाद है। लेकिन पशुपति पारस में हम जो दलितों से हमारी बात होती है तो पशुपति पारस का भी थोड़ा बहुत बैकअप है। मतलब दलित समाज जो है, उस दलित समाज में मुझे लगता है कि 30 से 35% वोट को प्रभावित पशुपति पारस कर सकते हैं। तो 12% का 30%, मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 3 से 4% टोटल पॉपुलेशन का, तो 3 से 4% वोट को भी अगर वो पोलराइज करके महागठबंधन के साथ ले आते हैं बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा है ना। तो पशुपति तेजस्वी की स्थिति मजबूत रहेगी। अब आज आपको एक बात बताते हैं, अभी जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के उस नेताओं को सुन रहे थे कि साहब नीतीश सिंह हमारे नेता हैं, 2025 एक बार फिर से नीतीश, इस तरह की बातें। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कि 2025 के भी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश के नेतृत्व पे हाँ है पर सीएम फेस पे ना है जी, है ना। तो बीजेपी उस तरह का खेल करना चाह रही है जिस तरह का खेल उसने महाराष्ट्र में किया। लेकिन महाराष्ट्र के खेल से बाकी सब लोग सजग हैं। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये बातें, जैसे लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। तो भाई भजनलाल शर्मा को पार्लियामेंट्री बोर्ड थोड़ी तय कर दिया था, मोहन यादव को पार्लियामेंट्री बोर्ड थोड़े तय कर दिया था, ठीक है। रेखा गुप्ता को जो आपने बना दिया उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड ने थोड़ी तय कर दिया था, वो एक पर्ची ने तय कर दिया। और पर्ची सीधे ऊपर केंद्र के मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा सरीखे लोग हैं, वहाँ से पर्ची बन के आती है और जो पर्यवेक्षक जाते हैं वो पर्ची एट ए टाइम बता देते हैं कि भाई यही पर्ची खुली है ना। और उसी को मान लिया जाता है, क्योंकि बाकी किसी में विरोध करने की ताकत नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप देख लीजिए प्रवेश वर्मा दिल्ली में बहुत प्रबल दावेदार थे, लेकिन प्रवेश वर्मा को हटा के और उनकी जगह पे रेखा गुप्ता को बना दिया गया। सभी लोगों को पता था कि प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहेब सिंह वर्मा की दिल्ली की राजनीति में बहुत मजबूत पकड़ है और आज अगर केजरीवाल को हराया और एक बात आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को भी हराया था। और दूसरा एक चीज़ और आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा की मेहनत के बदौलत दिल्ली में बीजेपी को सत्ता मिली, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी उनको बाहर कर दिया गया। तो होता यही है कि साहब हर तालाब की जो बड़ी मछली होती है ना, हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है, जो बीजेपी काम करती है। हाँ, ये काम बीजेपी ही नहीं, ये काम आप ये मान के चलिए कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं जो उस दल को चलाते हैं वो सारा ये काम करते हैं। आप मोतिहारी में देख लीजिए, मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह ने अपने यहाँ सेकेंड लाइन ऑफ पॉलिटिक्स पनपने ही नहीं दिया किसी को कोई दूसरा चेहरा आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो ये कुल मिला दावा ठोक सके कि हम इनके बाद कोई दावा ठोक सके कि हम इनके बाद हैं, है ना। सब कोई एक ही लेवल पे है। राधा मोहन जी अगर 20 पे हैं तो बाकी सब लोग 14-15 पर अटका हुआ, उससे ज़्यादा किसी को बढ़ना ही नहीं दिया गया है ना। अब इनकी राजनीति जब खत्म होगी तब जिसके व्यक्तित्व में होगा वो अपना निखार के सामने आएगा। तो हम आपको बता दें कि संभावनाओं की हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत प्रबल संभावना अभी आज की तारीख में, चूंकि नीतीश जी का जो 20 वर्षों का शासनकाल रहा है उस शासनकाल में प्रभाव भी उनका है, एंटी इनकम्बेंसी भी उनकी है। बीजेपी के साथ भी वही है, प्रभाव भी उनका है, एंटी इनकम्बेंसी भी उनकी है ना। एक ही तरह की बातों को सुनते सुनते लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं, है ना। और सही बात तो ये है कि जो युवा वर्ग है उसको रोजगार चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वादे से कुछ, हाँ, उनको वादों से कोई मतलब नहीं है। और वादे को सुनते सुनते तो साहब मैंने समझिए कि जो पहला क्लास का विद्यार्थी है वो आज ग्रेजुएशन कर लिया, है ना। और वादे के भरोसे ही चल रहा है। लेकिन इस बार जो है, इस बार जनता जो है, जनता मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा जागरूक है और
जनता का जो मूड है वो मूड तेजस्वी यादव के साथ जाता हुआ दिख रहा है। जी, एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है जिसमें सीएम फेस के लिए 45% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, 41 ये जी, और 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने। वही हम बोले एंटी इनकम्बेंसी जो है ना, अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों को अगर जोड़ भी दीजिएगा तो वो आंकड़ा, उस आंकड़े से आगे हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव अगर देखिए क्या है ना कि प्रशांत किशोर को भी जोड़ दीजिएगा तब लालू प्रसाद यादव के साथ एक बड़ी परेशानी ये रही है कि लालू परिवार ने आरजेडी का टिकट बेचा है। ईमानदारी की बात यह है कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव इस बार जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दें, पैसा उनसे नहीं लें, है ना, तो राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाए, अपने दम पे बन जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। निशांत कुमार की बात करेंगे हम। निशांत कुमार का काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि पॉलिटिकल एंट्री हो रही है, लेकिन जब उनसे पूछा गया सवाल कि लालू यादव के बारे में क्या कहिएगा, तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंकल हैं, मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं। और तेजस्वी यादव से पूछा गया निशांत के बारे में, तो बोल रहे हैं कि वो मेरे भाई हैं। तो क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं? अच्छा, तो जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं तो तेजस्वी और निशांत एक नहीं हो सकते हैं? और हम आपको एक बात बता देते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। तेजस्वी और निशांत अगर दोनों ने एक साथ मिल के हाथ जोड़ी बना ली ना, है ना, तो युवाओं का राज कम से कम 15 साल चलेगा बिहार में, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब आरजेडी और जदयू फिर से सीएम फेस कौन होगा फिर? अभी तो तय होगा, लेकिन एक बात आपको और बता दें, निशांत भी जो हैं वो पुत्र किसके हैं? नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार ने हमेशा अपने शर्तों पर राजनीति की है, तो उनके जो अपने शर्तों पर उनको राजनीति करने का जो तरीका है ना, वही गुण न निशांत पे भी होगा। निशांत अगर राजनीति में आएंगे भी तो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। तो परिवारवाद का आरोप उन पर लगेगा फिर? ये सब बेकार की बातें हैं। परिवारवाद कहाँ? परिवारवाद नहीं है। आज एक बात हमको अगर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड, वही सवाल है कि निशांत कुमार के पास क्या योग्यता है? जो योग्यता राहुल गांधी के पास है, जो योग्यता तेजस्वी यादव के पास है, जो योग्यता चिराग पासवान, अजीत पवार के पास है, वही ना योग्यता निशांत कुमार के पास भी है। एग्जैक्टली। और निशांत के साथ एक चीज़ है कि निशांत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी है। बहुत दिनों तक मुंगेर के योगाश्रम के साथ जुड़े रहे हैं, है ना, तो आध्यात्मिक तौर पे भी निशांत जो हैं वो बहुत मैच्योर हैं। और राजनीति में निशांत की जब एंट्री होगी, है ना, तो वो एक सफल खिलाड़ी साबित होंगे। सीएम फेस बनते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये निशांत के पास, निशांत जो कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आध्यात्म से जुड़े रहे हैं, लंबे समय तक आध्यात्मिक दर्शन की पढ़ाई उन्होंने की है, उस फिलॉसफी को जाने हैं, तो निशांत एक अच्छे मुख्यमंत्री बिहार के लिए सिद्ध भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम थोड़ी बात मुकेश सहनी की करेंगे। वीआईपी पार्टी, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो किधर है, आरजेडी में है, बीजेपी में है। ने जो अपनी स्थिति बना दी, भोजपुरी में वो कहावत है डगड़ा का बैगन, ठीक है, तो अभी मुकेश सहनी जो हैं वो डगड़ा का बैगन बने हुए हैं, कभी लुढ़क के इधर, कभी लुढ़क के उधर, इसलिए कि तेजस्वी यादव ने भी उनको अपने साथ साध के लोकसभा चुनाव में देख लिया, है ना, कोई फायदा नहीं, बहुत दम उनमें नहीं दिखा, उनमें किसी कैंडिडेट को जिताने या हराने की क्षमता नहीं है। तो वैसी स्थिति में दया के पात्र हैं, है ना, जो अपने साथ एसोसिएट कर ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि बिहार की राजनीति में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। अगर निशांत कुमार सीएम फेस होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर निशांत कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको आपने सुना। और भी कुछ क्या है बिहार की राजनीति में, क्या चल रहा है, आगे क्या कुछ होगा, देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।